क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप लोग कवर कर चुके हो कि आखिर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, आप लोग पढ़ चुके परटर्बेशन मेथड क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके आखिर लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है। उसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास होता है हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसके अंदर आपके पास कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं। उन पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप लोग बनाते हो अपने एनर्जी लेवल्स को, और उन एनर्जी लेवल्स की आप लोग एप्लीकेशंस भी ऑलरेडी देख चुके हो। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स निकले हैं, हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पोंडिंग आप लोग निकालते हो अपने वेव फंक्शन को, और उसके बाद आप लोग वेव फंक्शन की एप्लीकेशंस को देख रहे थे। अभी तक आप लोग दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हो। आप लोग पढ़ चुके आखिर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। आज हम लोग देखने वाले नंबर 3 एप्लीकेशन, दैट इज फ्री बैलेंस इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 9 of quantum chemistry unit number 3. I hope कि आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया है, बिल्कुल बेसिक से फॉलो किया है। आपको पता चल रहा है कि आखिर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है और लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इस थ्योरी के अंदर आप लोग अभी तक देख चुके हैं। पास यहाँ पर कुछ सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम के कोरस्पोंडिंग आप लोग किस तरीके से एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो, और उसके बाद आप लोगों ने एनर्जी लेवल्स की कुछ एप्लीकेशंस भी देखी थी। उसके बाद आपने हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पोंडिंग अपने फंक्शन को निकाला था, और इन फंक्शन की भी आप लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। अभी तक आप लोग दो एप्लीकेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हो, आप लोग निकाल चुके हो किसी भी इंडिविजुअल कार्बन की चार्ज डेंसिटी को, और आप लोग निकाल चुके हो किन्हीं दो कार्बन के बीच के बॉन्ड ऑर्डर को। तो आई होप कि आपको चार्ज डेंसिटी निकालना भी आ गया होगा और आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर 3, जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है फ्री बैलेंस इंडेक्स। लेकिन उससे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूं। पहले क्वेश्चन क्या है, द हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन दैट इज डीजनरेट विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज 1/2 xi2 प्लस का xi3 माइनस का xi5 माइनस का xi6 इज। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था बेंजीन, तो बेंजीन के केस के अंदर आप लोगों ने एनर्जी लेवल्स को अच्छे से देखा था। उसके बाद मैंने कहा था कि भाई इसके वेव फंक्शन के ऊपर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे मिल गया है CSIR 2019 का, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। तो क्वेश्चन आ चुका है, दैट मींस आपके पास आगे भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बेंजीन के कोरस्पोंडिंग फंक्शंस भी याद होने चाहिए। एटलीस्ट आपको बेंजीन के कोरस्पोंडिंग psi1 psi2 और psi3 याद होने चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप कि आपको बेंजीन के कोरस्पोंडिंग एनर्जी लेवल्स बनाने आते होंगे, और एनर्जी लेवल के साथ साथ आपको बनाने आते होंगे कि किस तरीके से आप लोग फंक्शन को ड्रॉ करते हो, psi1 को ड्रॉ करते हो, psi2 को ड्रॉ करते हो और psi3 को ड्रॉ करते हो। फंक्शंस याद भी होने चाहिए, और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए। कैसे आप लोग यहां पर प्लस साइन से नेगेटिव साइन से नोड को देखते हो, और आपको पता होना चाहिए कि आपके लेवल के अंदर कितने नोड आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने एनर्जी लेवल को सेट करना है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। psi1 को आपको पहले लिखना, सुबह लिखना पड़ेगा आपको, psi2 को, फिर psi3 आएगा, फिर psi4 आएगा, फिर psi5 आएगा, फिर psi6 आएगा। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा psi1 psi2 psi3 psi4, पास ये हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा psi5 क्या हो जाएगा, पास psi6 हो जाएगा। तो हर एक स्टेट के अंदर आपके पास कितनी नोड है वो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको समझ लेना होता है 0 1 2 3 4 5। दैट मींस आपके पास psi1 के अंदर क्या है, एक भी नोड नहीं आएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो प्लस साइन है, 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 और अगर साइन चेंज नहीं हुआ है दैट मींस आपके पास यहां पर एक भी नोड नहीं है। psi2 के अंदर होने चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक नोड। आपके क्या आने वाला है, यहां पर प्लस आएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव है। आपके पास यहां पर क्या हुआ है, साइन चेंज हुआ है, दैट मींस क्या हो जाएगा, यहां पर एक नोड हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो कि आपके psi2 के अंदर क्या होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं psi3 के, बस यहां पर क्या होने वाला है, प्लस होगा, नेगेटिव 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 प्लस। आपके पास साइन चेंज हुआ है यहां पर, आपके पास साइन चेंज हुआ है यहां पर, दैट मींस आपके पास psi3 के अंदर कितने नोड हो जाएंगे, आपके पास यहां पर होने वाले हैं 2 नोड हो जाएंगे। सिमिलरली आपके पास यहां पर क्या होने वाले हैं, 3 नोड, 4 नोड और 5 नोड। अब पढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को दोबारा से, और क्वेश्चन में से क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है, आपको यहां पर गिवन है psi2, आपसे क्या पूछ रहे हैं यहां पर कि psi3 का फंक्शन क्या होने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ आपको यहां पर गिवन था, किस तरीके से आपको निकालनी चीजें वो सब आपको पता होना चाहिए था। तो आपको यहां पर गिवन है psi2, कितना गिवन है, 1/2 ऑफ xi2 प्लस का xi3 माइनस का xi5 माइनस का xi6। यहां पर क्या है, प्लस है, नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है एक ही नोड। दैट मींस आपको यहां पर क्या गिवन है, psi2 गिवन है। अब आपसे पूछा गया है हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन दैट इज डीजनरेट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इस ऑर्बिटल के साथ क्या है, डीजनरेट है। दैट मींस क्या पूछ लिया आपसे यहां पर पूछा है psi3। अगर आपको यहां पर psi3 डायरेक्टली याद है तो आप लोग उसको डायरेक्टली बता पाओगे कि आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहां पर डायरेक्टली याद नहीं है तो वहां पर भी आप लोग क्या कर सकते
हो, नोड का यूज कर कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और उसके बाद आप लोग सोच सकते हो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? आपको पता है कि साइड 3 के अंदर आपस क्या होने वाले हैं, यहाँ पर टोटल होने वाले हैं 2 नोड। आपके पास यहाँ पर क्या है, प्लस है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, प्लस है। एक बार साइन चेंज, एक बार साइन चेंज, बस क्या आ जाएगा, यहां पर दोनों आ जाएंगे। दैट मींस ऑप्शन ए सही हो सकता है। यहां पर क्या है, 1/2 है, Xi2 प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन। एक बार साइन चेंज, 2 बार साइन चेंज, 3 बार साइन चेंज, क्या आ जाएगा, टोटल आएंगे 3 नोड। बस क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है, 1/√12 2x1 यानी कि प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव। एक बार साइन चेंज यहां पर हो रहा है, एक बार यहां पर हो रहा है और एक बार बस कहां पर हो रहा है। दैट मींस टोटल आपस यहाँ पर बनाने वाले 3 नोड। बस क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर गिवन है 1/√6 प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। एक बार साइन चेंज, 2 बार साइन चेंज, 3 बार साइन चेंज, 4 बार साइन चेंज और 5 बार साइन चेंज। दैट मींस आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, 5 नोड होने वाले हैं। तो नोड के बेसिस के ऊपर से भी आप लोग यहाँ पर इन 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ पर Ψ1, Ψ2 और Ψ3 डायरेक्टली याद है, तब भी आप लोग बता पाओगे कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होने वाला है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा के इस ऑप्शन को गिवन था। आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर Ψ3 क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 1/√3 Φ1 प्लस का 1/√2 ऑफ Φ2 माइनस का 1/√2 ऑफ Φ3 माइनस का Φ4 माइनस का 1/2 ऑफ Φ5 प्लस का 1/2 ऑफ Φ6। अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 से डिवाइड, क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2φ1 प्लस का Φ2 माइनस का Φ3 माइनस का 2φ4 माइनस का Φ5 और प्लस का Φ6। मैंने जो 2 को मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है और मैंने बाहर यहाँ पर कर दिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। अब √12 को आप लोग क्या लिख सकते हो, उसको √4 इंटू में 3। आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में √3। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर 1/2√3 को 1/√12 लिख सकते हो और आपके पास यहाँ पर चीज बनी है 2φ1 प्लस का Φ2 माइनस का Φ3 माइनस का 2φ4 माइनस का Φ6 प्लस का Φ6। ये सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है। अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखोगे, आपको क्या गिवन है, 1/√12 2 ऑफ Ψ1 यानी कि 2 ऑफ Φ1 प्लस का Φ2 प्लस का Φ2 माइनस का Φ3 माइनस का 2 ऑफ Φ4 माइनस का Φ6 माइनस का Φ6। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे आप लोग यहाँ पर बेंजीन कोरस्पॉन्डिंग भी Ψ1 को Ψ2 को और Ψ3 का याद किए बिना भी आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नोड से ही। तो नोड आपके पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोड का आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, दैट इज फ्री वैलेंस इंडेक्स। तो नाम से पता चल गया होगा कि आपके पास यहाँ पर कितनी वैलेंसी फ्री है किसी एक पर्टिकुलर कार्बन सेंटर के ऊपर। जिसके पास ज्यादा वैलेंसी फ्री होगी वापस क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि आपके पास कौन सी साइट, कौन सा कार्बन एटम ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा आपस यहाँ पर क्या है, कम रिएक्टिव है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज अदर यूजफुल क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द HMOT इज फ्री वैलेंस इंडेक्स। आपने देखा था एप्लीकेशन नंबर 2 के अंदर कैसे लोग वहां पर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। तो बॉन्ड ऑर्डर का यूज कर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक और चीज को निकाल सकते हैं। बस क्या होती है, फ्री वैलेंस इंडेक्स होती है। आपके पास सिस्टम बस क्या होने वाला है, कार्बन है कार्बन है कार्बन है, बस यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन का सिस्टम है। तो अगर आपके पास यहाँ पर इस वाले कार्बन की FVI वैल्यू यानी कि पास क्या हो जाएगी, फ्री वैलेंस इंडेक्स वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। दैट मींस आपके पास यहाँ पर क्या है, इसकी कुछ वैलेंसी क्या है, फ्री होने वाली है। अगर इसके पास ज्यादा फ्री वैलेंस इंडेक्स है, क्या हो जाएगा, आपके पास ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो FVI से आप लोग डायरेक्टली बताते हो कि आपके पास कौन सी साइड क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी क्या आपके पास लेस रिएक्टिव है। इट इज जनरली यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। Coulson defined that free valence index that is Fi for the atom I as। आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, Fi is equivalent to maximum possible bonding power of an atom minus summation of PIS। अगर आप लोग यहाँ बात कर रहे हो ith कार्बन की, तो आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा कि आपके जो ith कार्बन है उसके साथ जो दूसरा कार्बन अटैच है उसके साथ उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है, और आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, टोटल मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्डिंग पावर होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस पर्टिकुलर कार्बन की, मान लो इस पर्टिकुलर कार्बन की जो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्डिंग पावर आपस क्या है, 4 है। क्या कर सकता है, आपके पास टोटल 4 वैलेंसी रख सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया, एक वैलेंसी यहाँ पर कर लिया, एक और कर लिया, एक और कर लिया। दैट मींस इसने क्या कर लिया है, 3 वैलेंसी को ऑक्यूपाई करवा दिया है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगी, एक वैलेंसी क्या बच जाएगी, फ्री बच जाएगी। अब क्योंकि आपके पास इस कार्बन के ऊपर क्या है, एक वैलेंसी फ्री है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन की चारों की चारों वैलेंसी जो आपस क्या होती है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी होती है, उसको
मैं कर देता हूं फिल, वापस यहां पर क्या बन जाएगा, फ्री वैलेंस इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, और वापस ये 0 हो गया, दैट मींस क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ही कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर याद रखना है कि आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्डिंग पावर होती है आपके कार्बन की, वो यहां पर 4 नहीं होती है। HMOT को यूज करते वक्त आपके पास जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्डिंग पावर है आपके कार्बन नंबर्स क्या होते हैं, यहां पर 4.732 होती है। आपको यहां पर इसको 4 लेकर नहीं चलना है, मैंने बस आपको यहां पर एग्जांपल समझाया है कि आपके पास जो कार्बन है उसके पास कितनी वैलेंस यहां पर फ्री हो जाएगी, उसे आप लोग क्या बोलते हो, फ्री वैलेंस इंडेक्स बोलते हैं। बस ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। पास क्या है, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑल एटम्स विद ith एटम इंक्लूडिंग सिग्मा बॉन्ड। आप जिस कार्बन एटम की बात कर रहे हो उस कार्बन एटम से आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, और साथ में आपके पास यहां पर इसका पाई बॉन्ड ऑर्डर क्या है, आपको वो सब कुछ लेना पड़ेगा। जब आप लोग यहां पर सब कुछ लेना, क्या निकालोगे, यहां पर इसकी वैलेंसी निकालोगे, इसकी वैलेंसी कितनी फिल है, उसके बाद आपको पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल से कितनी होती है, 4.732 होती है। अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल के अंदर से ये कितनी लेकर चल रहा है उसको कर दूंगा, सब बस क्या निकल जाएगा, यहां पर उसका फ्री वैलेंस इंडेक्स निकल जाएगा, और जिस कार्बन एटम का फ्री वैलेंस इंडेक्स ज्यादा होता है बस क्या हो जाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अब एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इन केस ऑफ ब्यूटाडाइइन, इन केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइइन द वैल्यू ऑफ F1, F2, F3 एंड F4 मे बी ऑब्टेन एज। कैसे आप लोग निकालते हो F1 को, F2 को, F3 को, F4 को, उसके मैंने यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइइन का। आप लोग वहां पर देख चुके हो कि आप लोग किस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और रेडिकल है। किस तरीके से आप लोग इस पार्ट के सिस्टम के लिए क्या निकाल सकते हो, चार्ज डेंसिटी को निकाल सकते हो और बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हो कोरस्पोंडिंग टू इंडिविजुअल कार्बन। हर एक कार्बन के बीच की आप लोग निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर भी, और आप लोग हर एक इंडिविजुअल कार्बन की चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हो। अब आपने जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला है उसका यूज मैं कर सकता हूं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फ्री वैलेंस इंडेक्स। कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला आपके सामने अप्लाई करते हैं हम लोग, सिस्टम आपके सामने मैंने लिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइइन, तो मैंने बनाया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइइन। बस क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। सबसे पहले तो आपको अपने कार्बन के ऊपर नंबरिंग ही करनी है। आपको यहां पर निकालना है F1, आपने क्या बात कर रहे हो, आप लोग यहां पर बात कर रहे हो पहले वाले कार्बन की बात करोगे, आपको निकालना है F2 किसी बात कर रहे होगे, सेकंड वाले कार्बन की बात करोगे, आप लोग निकालना है F3 क्या बात कर रहे हो, थर्ड वाले कार्बन की बात कर रहे होगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपके एनर्जी लेवल्स क्या है और उसका वेव फंक्शन क्या है। आप लोग पढ़ रहे हो एप्लीकेशन और वेव फंक्शन, तो आपको वेव फंक्शन की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने यहां बनाए हुए हैं उसके एनर्जी लेवल। ये रहा आपका psi1, ये रहा psi2। इस सिस्टम में बस क्या होता है, यहाँ पर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने क्या भर दिया, 2 को यहां भर दिया, 2 को यहां भर दिया। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसको मैं यहां लेकर चलूंगा नहीं, क्या बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो मैं यहां पर उसको नहीं शो कर रहा हूं। psi1 क्या होता है, 0.3751 प्लस का 0.6052 प्लस का 0.6053 प्लस का 0.375। आई होप कि आपको याद होगा, और आई होप कि आपको यहां पर psi2 भी याद होगा। इसका मैं यहां पर डायरेक्टली यूज करने वाला हूं। आपको यहां पर इनके कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको कोफिशिएंट्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस करना है। तो अगर आपको यहां पर निकालना होता है P12, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा कार्बन नंबर 1 के बीच में और कार्बन नंबर 2 के बीच में अपने बॉन्ड ऑर्डर को, क्योंकि आपको उसके बॉन्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ने वाली है। आपको दिख के पता चल रहा है कि आपके पास यहां पर क्या है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है। तो सिग्मा वाला बॉन्ड आप लोग यहां पर निकाल पाओगे 3 है, लेकिन पाई का कितना होता है उसके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है PRS का। आप लोग देख चुके लास्ट क्लास के अंदर, फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन योर फर्स्ट मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर। आपके पास पहले मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है आपके psi1 के अंदर, और दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है psi1 के अंदर। दैट मींस आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर C11 को भी और C12 को भी। आपको देखना आ गया होगा किस तरीके से निकालते हो C11 को और C12 को, और कैसे यूज करते हो इसको, थ्रू द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स आप लोग यहाँ पर लेकर चलते हो। C1 क्या हो जाएगा 0.37, C12 क्या हो जाएगा 0.60। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.37 और 0.62। मैंने यहाँ पर उसको एज इट इज लिखा हुआ है। क्या बन जाएगा, 2 इंटू में 0.37 इंटू में 0.60 क्या बन जाएगा, 2 इंटू में C21 इंटू में C22। ये क्या हो जाएगा प्लस का 0। बस यहाँ पर क्या होने वाला है, psi3 के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, psi4 में क्या रहेंगे 0 टर्न नहीं। मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली इसको 0 कर दूंगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर P12 निकालना आ गया होगा। वो P12 कितना होता है, बस होने वाला है 0.89। अगर आपको यहाँ पर P12 को निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज लास्ट लेक्चर को देख लो। वहां पर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं इस बॉन्ड ऑर्डर को, किस निकालते हैं हम लोग पाई बॉन्ड ऑर्डर को, वहां पर मैंने आपको डिटेल के अंदर सारी बातें बताई हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया
गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है P12 को। अब आपके पास यहाँ पर क्या निकल गया है, पाई बॉन्ड ऑर्डर निकल गया है P12 के बीच में निकल गया। आपके पास यहाँ पर क्या कार्बन नंबर 1 है, आपके पास क्या कार्बन नंबर 2 है, आपके पास क्या कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है। आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक आपके पास यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड भी होने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक रहा, सिग्मा बॉन्ड ये रहा और सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर कार्बन की, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी हो जाएंगे, 2 है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और एक है कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद आपके पास यहां पर एक पाई बॉन्ड होता है, इसके बीच का बॉन्ड आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो 0.89, 2 आपका हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन के लिए और एक आपका क्या हो जाएगा कार्बन कार्बन के लिए। और ये मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी लिखी हुई है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपके पास यहां पर 4.732 होती है। माइनस करूंगा 1 2 और 0.8 क्या निकल जाएगा आपके पास यहाँ पर अप्रोक्स निकल जाएगा 0.84। दैट मींस आपके पास जो यहाँ पर पहला कार्बन है, आपके पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इसका पास क्या होने वाला है आपके पास F1 आपके पास क्या हो जाएगा 0.84 हो जाएगा। अब अगर आपको निकालना है यहाँ पर सेकंड कार्बन के लिए F2, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, क्योंकि आपका जो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है ये इस तरीके से मूव करेगा। तो आपके पास ये पाई बॉन्ड जो होने वाला है कार्बन नंबर 2 और 1 के बीच में भी रहने वाला है और कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में रहने वाला है। तो आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है P12 की भी, आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है P23 की भी। तो आपको यहां पर पाई बॉन्ड निकालना है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में भी और कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में भी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट F2। सो टू डिटरमाइन F2 वी फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट P12 एंड P23। अब P12 निकाल जो बस क्या निकल कर आया था वो 0.89 निकल कर आया था। P23 को आप निकाल जो फॉर्मूला के सामने यहां पर लिखा हुआ है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2 इंटू में C1 2 इंटू में C1 3 प्लस का 2 इंटू में C2 2 इंटू में C2 3 प्लस का 0 प्लस का 0 आपस क्या हो जाएगा साई 3 के अंदर आपस क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है, साई 4 मतलब क्या है 0 इलेक्ट्रॉन ही है। आपस क्या हो जाएगा C12 इंटू में C13। पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर आपके पास यहां पर सेकंड AO है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है और जो थर्ड AO है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर आपके पास यहां पर सेकंड वाला AO है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है और थर्ड वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है। इससे आप लोग क्या निकाल सकते हो P23 को निकाल सकते हो। फॉर्मूले को यूज कर पास क्या निकल जाएगा P2 निकल के आ जाएगा पास यहां पर लगभग 0.45 के बराबर। तो अब आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, P12 भी आपके पास है, P23 भी आपके पास है और मैं बात करने वाला हूं सेकंड कार्बन की। स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बस होने वाले हैं एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, यहां रहेगा पाई बॉन्ड कभी यहां पर होने वाला है, यहां पर आपसे होने वाला है एक और हाइड्रोजन होने वाला है। तो मैं बात करता हूं यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन की, तो इस कार्बन के साथ आपके पास क्या होने वाला है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर है और एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर है और एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर है, यानी कि आपके पास यहां पर क्या होने वाला है 2 सिग्मा कार्बन कार्बन प्लस 1 सिग्मा कार्बन H। P12 और P2 क्या निकाले यहां पर पाई बॉन्ड का ऑर्डर निकाले, बस क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड का ऑर्डर हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा पास यहां पर 4.732 माइनस का 2 प्लस 1 प्लस का 0.89 प्लस का 0.45 क्या निकल जाएगा पास यहां पर 0.4 निकल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास यहां पर दो वैल्यू निकले, पास यहां पर क्या निकली, आपका निकली F1 आपस क्या निकला है 0.89 निकला, आपस क्या निकला है F2 आपस निकला है 0.4 निकला है। अब क्लियरली आपका जो F2 है आपस क्या है वो कम है, दैट मींस सेकंड वाले कार्बन के पास क्या है कम फ्री वैलेंस इंडेक्स है। अगर उसका वैलेंस इंडेक्स कम है दैट मींस उसकी रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और आप लोग देखते भी हो कि अगर आप पास यहां पर अटैक होगा बस क्या होने वाला है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर होने वाला है, या तो यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा। अब यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप लोग यहां पर निकालने वाले हो F3 को और F4 को, आप लोग क्या देखने वाले हो कि आपका F1 क्या होने वाला है F4 के बराबर होगा, आपका F2 क्या हो जाएगा F3 के बराबर हो जाएगा। उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है एज ए होमवर्क, ट्राई टू कैलकुलेट F3 एंड F4 फॉर 1,3 बिराडाइन। एंड जब उसको निकालो क्या देखने वाले हो कि आपका F1 क्या हो जाएगा F4 के बराबर हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा F3 के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैंने यहां पर एक क्वेश्चन टाइप के अंदर लिखा हुआ है दैट शो दैट इन केस ऑफ बिराडाइन मॉलिक्यूल F1 इज इक्वल टू F4 एंड F2 इज इक्वल टू F3। तो इसको आप लोग शो कर देखना। अगर आप लोग कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं इसको वहां पर अलग से आपको दिखा दूंगा। बट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करना है। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इज एक्सटेंडेड हक्कल थ्योरी। अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है हक्कल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम के सिस्टम के लिए। आपके पास क्या था इथाइलिन था, आपके पास क्या था प्रोपिलीन सिस्टम था, आपके पास क्या था साइक्लोप्रोपाइल था, आपके पास क्या था ब्यूटाडाइन था। लेकिन हर जगह पास यहां पर क्या होने वाला था सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होने वाले थे। लेकिन आपके कार्बन की जगह कोई हेटेरो एटम भी हो सकता है, आपके पास नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, आपके पास बहुत सारे एटम हो सकते हैं। लेकिन जनरली आपको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ना पड़ेगा वो ऑक्सीजन के लिए आपको
आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको किसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नाइट्रोजन के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे सिर्फ और सिर्फ यही दो हेटेरो एटम पूछे गए हैं। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ गेट के अंदर एक बार क्वेश्चन आया है, वो भी बहुत पहले आया था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, जहां बस क्या गिवन था, आपको गिवन था CH2 डबल बॉन्ड NH आपको गिवन। और इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आपको क्या करना था, आपको अपने एनर्जी लेवल्स को सेटअप कर दिखाना था। तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, आपने यूज किया है अल्फा को, आपने यूज किया है बीटा को, आपने अभी तक यूज किए हक्कल पैरामीटर को, लेकिन वहां पर आपके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही एटम थे, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या थे, वहां पर बॉन्ड थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, कार्बन और हेटेरो एटम के बीच क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पर बॉन्ड आ जाएंगे। दैट मींस आपके अल्फा के अंदर आपके बीटा के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। और वो चेंज क्या होगा, उसको आपको पढ़ना है। जैसे ही आप लोग वो चेंज देख लोगे, उसके बाद आप लोग इसको बड़े आराम से कर पाओगे। आपके पास यहां पर क्या होता है, कोई भी हेटेरो एटम होता है। द रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ HMO थ्योरी कुड बी ग्रेटली एक्सटेंडेड इफ एटम अदर देन कार्बन इज आल्सो टेकन इनटू कॉन्जुगेशन इन एनी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अगर आपके पास यहां पर सिस्टम होता है कोई भी कॉन्जुगेशन के अंदर, और कोई हेटेरो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है कॉन्जुगेशन के अंदर, तो उसके लिए आपको एक अलग तरीके से चलना पड़ेगा, एक अलग तरीके से आपको HMO थ्योरी को यूज करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कार्बन हेटेरो बॉन्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम हक्कल पैरामीटर अल्फा एंड बीटा कोरस्पॉन्डिंग टू हेटेरो एटम डिफर देन अल्फा सी एंड बीटा सी। आप लोग बात कर रहे थे C11 की, आप लोग बात कर रहे थे पर्टिकुलर कार्बन के पास क्या इलेक्ट्रॉन आपको कहा था, इसके ऑर्बिटल के अंदर किसको बोलते हैं, आप लोग बोल रहे थे C11, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बाद में, इसको लोग बोलते थे अल्फा। यानी कि अगर बात कर रहे हो एक इंडिविजुअल कार्बन, उसको क्या बोलते थे, अल्फा सी बोलते थे। उसको लोग देख रहे थे, बस बात कर रहे हो C12 की, तो आपके पास क्या वो दोनों कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड है तो क्या बोलते थे, उसको बीटा बोलते थे। बीटा क्या हो जाएगा, बीटा वापस हो जाएगा बीटा CC, यानी कि पास क्या होंगे, दो कार्बन पास क्या है, कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ मैं जोड़ दूंगा नाइट्रोजन, मैं क्या बोलने वाला हूं बीटा कार्बन इनटू में हेटेरो एटम। अगर आप मैं बात करूंगा यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन के पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये होने वाला है अल्फा सी। मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस पर्टिकुलर कार्बन की। लेकिन जब आपका ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की जगह इस नाइट्रोजन के ऊपर रहने वाला है, तो मैं क्या यूज करने वाला हूं अल्फा एन को। तो आपको यहां पर अल्फा एन को और बीटा कार्बन और हेटेरो एटम को आपको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा CC एंड बीटा C, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा CC की वैल्यू पता है और आपको बीटा C की वैल्यू पता है। तो आप लोग किस तरीके से यहां पर अल्फा N को या फिर अल्फा O को या फिर आप लोग यहां पर बीटा CN को और बीटा CO को किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हो अल्फा C के अंदर और बीटा CC के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो आप लोग सारी की सारी बात सीख जाओगे। और कन्वर्जन करने के लिए आपके पास यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले हैं। और मैंने यहां पर लिखा हुआ है बट द वैल्यू अल्फा हेटेरो, आप लोग बात कर सकते हो अल्फा N की या फिर अल्फा O की, एंड बीटा C हेटेरो यानी कि बीटा कार्बन नाइट्रोजन की और बीटा कार्बन ऑक्सीजन की, आप लोग यहां बात कर सकते हो, इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा C एंड बीटा CC एज। आपको ये फॉर्मूले यहां पर याद होने चाहिए। अल्फा हेटेरो क्या होता है, अल्फा C प्लस का H इंटू में बीटा CC। बीटा C हेटेरो क्या होता है, K इंटू में बीटा CC। अब यहां पर ये H क्या है और K क्या है, उसके बारे में मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ H एंड K डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हेटेरो एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेटेरो एटम इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। अगर आप लोग यहां पर यूज कर रहे हो नाइट्रोजन को, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है कॉन्जुगेशन के अंदर, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा इसकी H की वैल्यू का और इसकी K की वैल्यू का। अगर आपके पास नाइट्रोजन एटम होता है और उसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी H वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है। अगर आपके नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, क्या हो जाएगा, इसकी H वैल्यू हो जाएगी 1.5। अगर आपके पास होता है ऑक्सीजन और वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉन्जुगेशन के अंदर, दैट मींस H क्या हो जाएगा, पास होने वाला है 1। अगर दो देगा कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 2.0। ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद नहीं करनी है, याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू गिवन थी, जब पास क्वेश्चन आया था गेट के अंदर, सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन है। लेकिन आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, नेट एग्जाम का पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन गेट के अंदर आ चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर इस कंसेप्ट के ऊपर से गेट के पूरा क्वेश्चन आ चुका है, तो नेट के अंदर किसी भी ईयर के अंदर आपके पास यहां से क्वेश्चन आ सकता है। जब क्वेश्चन आया था उस टाइम पे आपको ये वैल्यूज गिवन थी। बाकी अगर आप लोग यहां पर याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास यहां पर होने वाला है KCN, यहां पर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वैल्यू का जिसकी 1 हो जाती है। अगर रहेंगे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। आपके पास यहां पर होता है ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 1.0। अगर पास होने वाला है ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0.8। तो ये वैल्यूज आपको लगभग क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। बट अगर गिवन नहीं होगी तब भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, याद करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। ये वाला आपका सेम होने वाली कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के लिए, और जनरली आपको क्या देने वाला है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही देगा। बाकी आपको वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास यहाँ पर सल्फर भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, आपके पास कोई भी हेटेरो एटम हो सकता है। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही आएंगे। तो आपने आज पढ़ा है कि आपके वेव फंक्शन की एप्लीकेशन क्या क्या होती है। आपने पढ़ी टोटल 3 एप्लीकेशन, पहले पढ़ी थी चार्ज डेंसिटी, आपने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर, फिर आपने पढ़ी है फ्री वैलेंस इंडेक्स। तो क्या आपके पास सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन है? नहीं, आप लोग यहां से डाइपोल
मोमेंट को भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा एडवांस भी हो जाएगा, उसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक को ही पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर देख लिया है कि आप लोग किस तरीके से निकालते हो अल्फा हेटेरो एटम को और बीटा कार्बन इंटू में हेटेरो एटम को। उसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है, गेट का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट अप द हक्कल डिटरमिनेंट फॉर मिथाइल इनिन इमीन CH2 डबल बॉन्ड NH टेकिंग बीटा CN एज 1 बीटा एंड अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा प्लस का 0.5 बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा रिप्रेजेंट्स द यूजुअल कूलम एंड रेजोनेंस इंटीग्रल रिस्पेक्टिवली एंड ऑब्टेन द हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। तो आपको यहाँ पर सब कुछ गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है बीटा CN क्या होता है, आपको यहाँ पर गिवन है अल्फा n क्या होता है, तो सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको यहाँ पर H की वैल्यू भी गिवन है, आपको यहाँ पर K की वैल्यू भी गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सबको सेम तरीके से चलना है। लेकिन कैसे आप लोग सोल्व करने वाले इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा है तो आप लोग आरजे अकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।